सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन वीडियो, जहां हम रिवाइज करेंगे बहुत ही प्यारा क्यूट सा टॉपिक ऑफ आईसीआई प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज नोक्लार। अब सर, ये जो नोक्लार है इसके ऊपर आईसीआई का काफी फेवरेटिज्म बना हुआ है। हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट प्रोफेशनल एथिक्स में एक क्वेश्चन नोक्लार का आ जाता है। इवन जो आपका एमटीपी आया अभी नवंबर 24 एग्जाम्स का, उसमें भी नोक्लार का क्वेश्चन था। अब सर, नोक्लार का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सर, हम लॉज एंड रेगुलेशन की बात ऐसे 250 में भी करते हैं, यहां भी करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा हाँ, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना सो दैट ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। अब सर, जब आप सीए बनते हो तो आपका दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप प्रैक्टिस करो या जॉब। जो सीए प्रैक्टिस करते हैं उनको कहते हैं सीए इन प्रैक्टिस, वो क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। जो सर्विस में, वो किसको सर्व कर रहे हैं? एम्प्लॉयर को। अब एक बात समझना, इनको क्या मिल गया? इनको एक नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन मिल गई। अब सर, नोक्लार होता क्या है? तो इसको भी इन लोगों ने डिफाइन किया है, दिस इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। ओमिशन और कमीशन का मतलब है एक कंपनी को टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट कराना है, तो या तो उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं कराया या डिले कर दिया इन डिपॉजिटिंग, या गलत अमाउंट डिपॉजिट कर दी। तो अगर ओमिट किया, नहीं किया, अगर कमीशन करी, गलत किया, दोनों ही केसेस में, चाहे जानबूझ के करे या अनइंटेंशनली, विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, उसको हम नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बोल देंगे। तो ये डेफिनेशन बस आपने समझ के चलनी है। अब अगला सवाल, सर ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन करी किसने? उसी ने जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अगर सीए इन प्रैक्टिस हो तो आपके क्लाइंट ने, अगर सीए इन सर्विस हो तो आपके एम्प्लॉयर ने। तो या तो क्लाइंट और एम्प्लॉयर ने, या फिर उनके अंदर के जो बदमाश बैठे हैं। अब लेवल बाय लेवल चलना, सबसे नीचे कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के ऊपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर कौन ओवरसाइट करता है? टीसीडब्ल्यूजी। तो जो एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है और टीसीडब्ल्यूजी, इन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन करी है। अब एक लेवल और आगे चलते हैं। सर एक बात बताओ, हमको करना क्या है? अगर हमको कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन मिल जाती है तो हमको क्या एक्शन लेने हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो ये कहता है, एग्जाम्पल से समझना, आपका जो क्लाइंट है या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है, आप किसी लिस्टेड एंटिटी के लिए काम कर रहे हो, वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। वो कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर सेबी एक्ट 1992। तो सबसे पहले मुझे बताओ, तुमको सेबी एक्ट 1992 आता है? उसके प्रोविजन आते हैं? बोलो नहीं सर। सर हमको नहीं आते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही जो ऐसे 250 में करते थे, जब भी कोई नॉन कंप्लायंस की खुशबू आए या नॉन कंप्लायंस मिले तो अपन क्या करते हैं? अंडरस्टैंड द मैटर। आपने सबसे पहले मैटर को समझना है, फिर उसके बाद एड्रेस करके चलना है कि मुझे करना क्या है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड किया, देन एड्रेस द मैटर। एड्रेस द मैटर यानी व्हाट आर द एक्शंस दैट यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड टू टेक। सर हमको नहीं पता हमको क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या हमको इसके लिए लीगल एडवाइस ले लें? हाँ, आप एक लीगल एडवाइस ले सकते हो। तो सबसे पहले मैटर को समझो, फिर एड्रेस करने के लिए आपने ली एडवाइस। जैसे ही मैंने एडवाइस ली, मुझे बताया गया कि इसके बारे में ना सेबी को बताओ, इसके बारे में सेबी को बताओ। यानी जो आपने मैटर एड्रेस करने के लिए एक्शन लिए थे, अब आपको क्या लेना पड़ेगा? फर्दर एक्शन। ये फर्दर एक्शन क्या है? वही जो बात मैंने आपको बताई, डिस्क्लोज टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एग्जाम्पल हमारे केस में सेबी, हम इसके बारे में सेबी को बताएंगे। बात समझ आती है? आती है सर। सर क्या सेबी को हर छोटी मोटी गलती बताएंगे या बड़ी बड़ी गलतियां? बड़ी बड़ी गलतियां। तो ये कहता है आप छोटी मोटी नॉन कंप्लायंस, छोटी मोटी ब्रीच नहीं बताओगे, इमीनेंट ब्रीच बताओगे। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, इमीनेंट ब्रीच बताएंगे। यानी अगर कोई ऐसी चीज हुई है जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली। सर फाइनेंशियली क्या दिक्कत आएगी? पेनल्टी लगेगी। नॉन फाइनेंशियली क्या दिक्कत आएगी? अगर आपको पता चले इन्फोसिस, टीसीएस, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, क्या मैं बोल दूं कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा? हाँ। तो ये जो बदनामी होगी, दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल सीरियस कॉन्सिक्वेंस। तो ध्यान रखना, जब आप डिस्क्लोज की बात करोगे तो हर ब्रीच मत डिस्क्लोज करके आ जाना बाबू, आपने सिर्फ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस डिस्क्लोज करके चलने हैं। एंड लास्ट में वही जो एक हर ऑडिटर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है कि इन दोनों ने क्या किया और तुमने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया और तुमने क्या किया। सर ये दोनों कौन है? वही बदमाश, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। इन दोनों ने मैटर पे कैसे रिस्पॉन्ड किया, फिर आपने एज अ अकाउंटेंट क्या एक्शन लिए। ये एक्शन किस पे बेस्ड होंगे? आपके जजमेंट और डिसीजन मेकिंग पे। तो जो भी आपका एक्शन, जजमेंट और डिसीजन से, उसको डॉक्यूमेंट कर लेना। ये बेसिकली थर्ड पार्टी टेस्ट पास करना चाहिए। सर आपने क्या बोला? थर्ड पार्टी टेस्ट पास करना चाहिए। थर्ड पार्टी टेस्ट का मतलब है, क्या एक थर्ड पार्टी करती अगर ये दिक्कतें होती? सो दिस योर एक्शंस, जजमेंट एंड डिसीजंस शुड पास अ थर्ड पार्टी टेस्ट। गॉट इट? अब ये जो आप दोनों ने किया है मिलके,
क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो? क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो कि जो पब्लिक को लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने अच्छे से निभा दी? तो अगला पॉइंट ये कहता है, इज द अकाउंटेंट सेटिस्फाइड अबाउट द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग फुलफिल्ड? क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? हाँ सर, ये बेसिक बातें हमको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब सर इसके बाद एक टॉपिक आता है, क्या ये जो नोक्लार वाले प्रोविजंस हैं टू रिपोर्ट द मैटर्स, टू डिस्क्लोज द मैटर, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। हमारा जो सीए एक्ट है 1949, इसमें जो काउंसिल है इसने डिसाइड किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये सारे अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, सारे असाइनमेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, बट जब इंडिया की बात होगी तो हम लिस्टेड एंटिटीज पे फोकस करेंगे। तो ये कहता है एज अ सीए इन प्रैक्टिस, अगर आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब रिव्यू के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे। और ऑडिट भी किसका? लिस्टेड एंटिटी जो इंडिया में लिस्टेड है, यानी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो ये एप्लीकेबल होगा। पर इन्होंने बोला सर लिस्टेड एंटिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, जो एंटिटीज इंडिया में लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो बढ़ती जा रही है, तो सभी ऑडिट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जस्ट फॉर द ट्रांजिशनरी प्रोविजंस अभी आज की डेट में उन्हीं लिस्टेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल है जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ है। सारे बच्चे बोलो सर 250 करोड़ है। एक और बार, 250 करोड़ है। 250 का मतलब है नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। गॉट इट सर। बट सर जब बात आई इंप्लॉइज की, तो इन्होंने कहा इंप्लॉइज को सबको उठा लो, इंप्लॉइज को सबको उठा लो, जो भी लिस्टेड एंटिटी का इंप्लॉय है उसको उठा लो। तो जूनियर इंप्लॉय कहते हैं यार हमसे मत बोलो, ठीक है, ये बड़े बड़े लोगों के ऊपर डालो। तो हमने कहा ठीक है, जूनियर वालों को हटा देते हैं, सीनियर वालों को उठा लेते हैं। तो जो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है, जिनको आप प्यार से बोलते हो की मैनेजरियल पर्संस, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, सीनियर इंप्लॉइज, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है अगर वो लिस्टेड एंटिटी के इंप्लॉय है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? आती है सर। अब छोटी छोटी बातें मैं आपको और बताता हूं। क्या जो पर्सनल मिसकंडक्ट होता है कंपनी के लोगों का, क्या वो भी इसमें कवर होगा? आंसर इज नो। तो अगर सपोज मैं एक सीए डायरेक्टर हूं कंपनी में और मैं सीईओ के साथ में जा रहा हूं, सीईओ गाड़ी चला रहा है और उसने गाड़ी चलाते चलाते मान लो एक्सीडेंट कर दिया या रेड लाइट स्किप कर दी। अब जो सीईओ की गाड़ी पे चालान लग रहा है, क्या ये कोई उसका कंपनी से लेना देना है? नहीं सर, ये तो पर्सनल मिसकंडक्ट है विच इज अनरिलेटेड टू बिजनेस। तो अगर सीईओ के ऊपर ट्रैफिक चालान आ गया बड़ा वाला, तो ये नो क्लार के प्रोविजंस में कवर नहीं होगा बाबू, ठीक है सर। प्लस क्या मुझे एज अ सीए लॉ की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है टू डील विद दिस प्रोविजन? आंसर इज नो। जितना लॉ सीए कोर्स में सिखाया गया उतना काफी, उतना ही आपको अपने साथ लेके जाना है फॉर डूइंग द ऑडिट, ठीक है सर। अब सर एग्जांपल्स दे दो नो क्लार के छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इन्होंने बैंकिंग सेक्टर उठाया बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा नॉन कंप्लायंसेस हो रही है, वहीं सारे फ्रॉड और ब्राइबरी हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बैंक्स में जनरली कौन से चीजें दिक्कतें आती हैं? फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, प्लस बैंक्स के थ्रू हवाला ट्रांजेक्शन होती है जिसको आप बोलते हो मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो इन तीन पॉइंट्स को एकदम फ्लो में ध्यान रखना। बैंक्स में फ्रॉड के साथ और क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब अदर फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या मिलती है बैंक से मुझे? सर वो आपको स्टॉक ट्रेडिंग में अलाउ करते हैं। तो अगला नॉन कंप्लायंस हो सकता है सिक्योरिटीज मार्केट और ट्रेडिंग, एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग विच इज ऑल्सो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने ध्यान रख के चलने हैं। अब सर कुछ एक्सेप्शंस है क्या नो क्लार की जो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है? आंसर इज यस। इफ देयर इज अ पर्सनल मिसकंडक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, वो डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है। इफ समथिंग इज अगेंस्ट द लॉ, कॉन्ट्ररी टू द लॉ, वो भी आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आता है लास्ट में आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन, जो अभी May 24 एग्जाम्स में इन्होंने पूछा, एसए 250 वर्सेज नो क्लार, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये कहता है एप्लीकेबिलिटी। जो एसए 250 है, नाम ही क्या है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो वो एप्लीकेबल किस पे? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं बात करता हूं नोक्लार की, तो नोक्लार तो सर सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है, चाहे आप इन प्रैक्टिस हो चाहे आप इन सर्विस हो। सर अभी तो कह रहे थे लिस्टेड एंटिटी, वो 250 करोड़ का आपने प्रोविजन बताया था ऑडिट का, वो यहां पे नहीं लिखना, वो यहां पे नहीं लिखना, बस वो ऊपर के लिए ही है, ठीक है। वो एमसीक्यू वगैरह के लिए, केस स्टडी के लिए। अगर आपसे सिंपल सीधा साधा डिफरेंस पूछे तो ज्यादा नॉलेज मत झाड़ के आना, बस इतनी सी बात लिख के आना, ठीक है सर। फिर उसके बाद सर दूसरी चीज क्या है कि लॉ की बात है, तो कौन से लॉज को कवर करता है? तो ऐसे 250 में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, दो तरह के लॉज होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस पर हमको चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। जो अदर लॉज अफेक्ट करते हैं ऑपरेशंस को, उनमें हमको क्या चाहिए होता है? उनकी पेनल्टी वगैरह को हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुई तो उसका पेनल्टी का प्रोविजन बनना चाहिए। तो ये दो तरह के लॉज की बात करता है, ऐसे 250 डायरेक्ट और अदर्स। नोक्लार भी यही कहता है, नोक्लार भी सिमिलर है ऐसे 250 से इस पॉइंट तक, बट नोक्लार फोकस करता है सीरियस हार्म्स, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमिनेंट ब्रीच। तो ये कहता है हम उन नॉन कंप्लायंस पे फोकस करते हैं विच कॉज, सर क्या कॉज करते हैं? सब्सटेंशियल हार्म फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक बताओ मैंने क्या क्या बताया? एप्लीकेबिलिटी, और उसके पहले मैंने क्या बताया था? सर एप्लीकेबिलिटी के बाद आपने लॉ बता दिया। अब तीसरी चीज है
क्या ये स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करता है? यानी लॉज को तो डिफाइन करता है, बट क्या ये स्टेक होल्डर्स को भी डिफाइन करता है? तो अगर ऐसे 250 की बात की जाए तो वो स्टेक होल्डर्स को डिफाइन नहीं करते, बट जब मैं नोक्लार की बात करता हूं तो ये कहते हैं हाँ स्टेक होल्डर्स हैं, अंदर वाले बाहर वाले। कंपनी के अंदर होते हैं एम्प्लॉइज, बाहर होते हैं जिनसे पैसा आता है इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और जनरल पब्लिक। ठीक है, सॉरी। अब सर लॉज में डिस्क्लोज भी तो करना होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स को साथ ध्यान रखना। ऐसे 250 कहता है कि हमको कोई डिस्क्लोज वगैरह नहीं करना है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। सर क्यों झूठ बोल रहे हो? हमने जब ऐसे 250 पढ़ा था, हमने ये बात पढ़ी थी कि कई बार हो सकता है देयर इज अ नीड टू रिपोर्ट टू पार्टीज आउटसाइड एंटिटी। आईसीआई कहता है भूल जाओ उसको, भूल जाओ उसको। जब आप नोक्लार पढ़ते हो तो आप ऐसा मानो आपने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब मैंने आपको नोक्लार वाली बात बताई तो मैंने क्या बोला? नोक्लार में कोई नोक्लार कहता है ऐसे 250 में डिस्क्लोज वाली बात नहीं लिखी है। तो सर हम भी मान लेंगे नहीं लिखी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। बट जब नोक्लार की बात है तो ये कहता है हाँ अगर कोई इमिनेंट ब्रीच है तो उसके बारे में मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को तो बताओगे, प्लस जरूरत पड़ी तो आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी बता के चलोगे। तो यही आपने 4 बातें ध्यान रखनी है। एप्लीकेबिलिटी, लॉज को डिफाइन किया, लॉज से रिलेटेड एक और पॉइंट ध्यान रखना इमिनेंट ब्रीच का डिस्क्लोजर, एंड लास्ट में सिर्फ लॉज को डिफाइन नहीं किया, स्टेक होल्डर्स को भी डिफाइन किया है। अब सर एक मजा आ जाए अगर आप इसका ना हमको क्वेश्चन बैंक का जो प्यारा क्वेश्चन है वो भी करा दो, तो फटाफट अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखते हैं सर इस केस में क्या हो रहा है। सारे बच्चे मेरे साथ चलना। ये कहता है एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है सर। इस लिस्टेड कंपनी ने क्या लिया? पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, गंदे गंदे तरीकों से, अनफेयर मीन से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ब्रीच ऑफ लॉ। क्या मैं बोल दूं नोक्लार हो गया? हाँ सर। सर इनको सर्टिफिकेट मिला कैसे? इन्होंने घूस खिलाई है, 10.25 लाख की घूस खिलाई है फॉर अरेंजिंग द क्लियरेंस सर्टिफिकेट अनलॉफुली। अब समझना करना क्या है, आप हो डायरेक्टर फाइनेंस हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे बताओ आपके क्या एक्शन और रिस्पॉन्सेज होने चाहिए एज अ डायरेक्टर फाइनेंस सीए राहुल जब आप ये नोक्लार देखते हो। तो सारे बच्चे मुझे बताना अगर मैं फैक्ट्स ऑफ द केस देखूं तो क्या नोक्लार एप्लीकेबल है? मैं कौन हूं? डायरेक्टर फाइनेंस यानी सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। हाँ। क्या लिस्टेड कंपनी है? हाँ। अगर कुछ नहीं लिखा तो मान के चलो लिस्टेड इन इंडिया। डायरेक्टर फाइनेंस भी बन गया, लिस्टेड इन इंडिया कंपनी का भी। तो क्या नोक्लार एप्लीकेबल हो गया? आंसर इज यस। अब क्या सर ये सब्सटेंशियल हार्म क्रॉस करता है? मैं बोलता हूं हाँ, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, सब्सटेंशियल हार्म हो सकते हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में। अब अपने रिस्पॉन्सेज बताओ। सर हमको सेबी एक्ट नहीं आता, पहले समझेंगे। फिर मैटर को एड्रेस करने के लिए क्या ली? थर्ड पॉइंट में एडवाइस ली। एडवाइस लेते ही पता चला सेबी को बताना है। सर सेबी को बताना है यानी फर्दर एक्शन, डिस्क्लोज द मैटर टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। 5 पॉइंट हो गए। अब जैसे ही डिस्क्लोज करने जाएंगे सारी बातें नहीं बताएंगे, इमिनेंट ब्रीच और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। तो यही आपके सारे पॉइंट्स आपने यहां पे कवर करके चलने हैं। आपके आंसर में हो सकता है ये लिखा हो कि सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग नेटवर्थ, ये नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर को काट देना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और आखिरी में आपने यही 5 स्टेप्स लिख के चलने हैं। सो अराउंड 12 मिनट्स लग गए हमको, 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स इन रिकॉर्डिंग दिस रिवीजन, बट आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। काफी ज्यादा आपको मजा आया एंड नोक्लार के जो प्रोविजन है क्रिस्टल क्लियर हो गए। अच्छा, कई बच्चों के मन में आता है सर हम कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में नोक्लार आएगा? आईसीएआई लास्ट लाइन में आपको इंडिकेशन दे देता है कि आपने ऐसे 250 के हिसाब से नहीं, नोक्लार के हिसाब से अपना आंसर लिख के चलना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।